हेलो फ्रेंड्स। तो आज के सेगमेंट में हम लोग देखेंगे इटालियन यूनिफिकेशन। इसके पहले के सेशन में हम लोगों ने जर्मनी का यूनिफिकेशन देखा था और उस टाइम पे हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की थी कि जिस टाइम पे जर्मनी का यूनिफिकेशन हो रहा था उस समय पे बहुत सारे पावरफुल एम्पायर्स थे जो जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं होने देना चाहते थे और उसका हमने रीज़न भी देखा था। तो सेम यही प्रॉब्लम इटली भी फेस कर रहा था। इटली के जो नेबर में एम्पायर्स थे वो नहीं चाहते थे कि इटली का यूनिफिकेशन हो, क्योंकि अगर एक इटली बन जाएगा तो उस वो फ्यूचर में मे बी उनकी पावर को चैलेंज करेगा। और यही प्रॉब्लम था कि नेबर की जो एम्पायर्स थे वो इटली का यूनिफिकेशन नहीं हो देना चाहते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि जस्ट लाइक जर्मनी, जो हमारा इटली है वो भी बहुत सारे पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन में है। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन मतलब बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टेरिटरीज़ में या प्रिंसिपलिटीज़ में डिवाइडेड है। तो अगर हम लोग बात करें इटली का तो इट वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, ठीक है। और जिसमें सार्डिनिया पीडमोंट जो है वो एकमात्र ऐसा सिंगल वन ऐसा है जिसके ऊपर कोई इटालियन प्रिंसली हाउस रूल कर रहा है। अदरवाइज़ बाकी जो एरियाज़ हैं उन पे कोई ना कोई फॉरेनर रूल कर रहा है। जैसे लाइक नॉर्थ है तो नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रहा है। सेंटर वाले पार्ट पे पोप रूल कर रहा है। अभी पोप कौन होता है? पोप कैथोलिक जो क्रिश्चियंस होते हैं ना उनके रिलीजियस हेड होते हैं। तो सेंट्रल वाला जो एरिया था वो पोप के कंट्रोल में है। देन सदर्न जो रीजन है वो बुर्बो किंग्स ऑफ स्पेन, स्पेन के जो बुर्बो किंग्स हैं उनके कंट्रोल में तो है। तो इट मीन्स स्पेन जस्ट लाइक जर्मनी, इटली भी बहुत सारे पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन यूनिट्स में डिवाइडेड है। इवन अगर हम लोग लैंग्वेज की उससे बात करेंगे ना तो इटली के अंदर सिर्फ इटालियन लैंग्वेज ही नहीं, बहुत सारी और सारी भी लैंग्वेजेस थी। इवन इटालियन लैंग्वेज कोई एक कॉमन लैंग्वेज नहीं थी जो सभी लोगों को आपस में जोड़े, और बहुत सारी रीजनल और लोकल वेरिएशंस भी उसके अंदर अवेलेबल थे। तो इट मीन्स अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकली वो लोग डिवाइडेड थे, बट एट द सेम टाइम ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज भी उनको यूनाइट नहीं कर रही थी। तो अब हमारे सामने आते हैं इटालियन यूनिफिकेशन के हीरोज़। तो अगर हम लोग बात करें इटालियन यूनिफिकेशन के हीरोज़ की तो हमें 3 पर्सनैलिटीज़ को अपने माइंड में रखना पड़ेगा। फर्स्ट है मेज़नी, सेकंड है चीफ मिनिस्टर कावूर और थर्ड है गैरिबाल्डी। ओके, तो ये तीनों को आपको एकदम रट के जाना पड़ेगा। इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इटालियन यूनिफिकेशन पे तो आपको ये तीनों के बारे में पता होना चाहिए। तो अब इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मेज़नी वॉज द पर्सन हु सॉ अ ड्रीम ऑफ यूनाइटेड इटली। मतलब मेज़नी एक फर्स्ट मेज़नी पर्सन था जिसने ड्रीम देखा किस चीज़ का, कि इटली यूनाइटेड हो, इटली का यूनिफिकेशन हो और इटली एक कंट्री के रूप में बन के आए। सेकेंड थिंग, चीफ मिनिस्टर कावूर, ये वो पर्सन है जिसने मेज़नी के ड्रीम को पॉलिटिकल लेवल पे इसको इनिशिएट किया। ओके, देन इसके बाद हमारा जो गैरिबाल्डी है, तो गैरिबाल्डी ने ऑन ग्राउंड मतलब जहाँ कावूर पॉलिटिकल लेवल पे या फिर डिफरेंट डिफरेंट एम्पायर्स के लेवल पे अपने टैक्टिक्स को यूज़ कर रहा था, वहीं पे गैरिबाल्डी वॉर के मतलब जो लड़ाई का एक एरिया होता है या फिर ऑन ग्राउंड जो फाइट होती है उसको गैरिबाल्डी कंडक्ट कर रहा था। तो इस तरीके से हम लोग 3 पीपल्स या 3 पर्सनैलिटीज़ को देखेंगे जो उनके इनिशिएटिव से या जिनके एफर्ट से हमारे इटली का यूनिफिकेशन हुआ है। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ मेज़नी। तो मेज़नी का जो बर्थ हुआ था वो 1807 में जेनेवा में हुआ था और ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिसका नेम है कार्बोनरी, उसका मेंबर बन गया था। बट और जब ये यंग था 24 इयर्स का था तो ये एग्ज़ाइल में चला गया था। और उसके क्यों एग्ज़ाइल में चला गया था? क्योंकि इसने लिंगुरिया में रेवोल्यूशन करने का ट्राई किया था और उसके बाद ये वहाँ रुका नहीं, एग्ज़ाइल होने के बाद भी नहीं रुका और उसने यंग इटली और यंग यूरोप, ये 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ थी जिसका इसने फॉर्मेशन किया था। इवन मेज़नी बिलीव करता है कि गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, मतलब कि जो हमारा मैनकाइंड है ना उसकी नेचुरल यूनिट्स है नेशंस,
और इसीलिए इटली जो है ना वो अब अपने जो उसके जो पैचवर्क है, पैचवर्क मतलब कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जो आपने कभी पुअर पर्सन को देखा होगा तो उसके कपड़े फट जाते हैं, तो वो क्या करता है उस पर डिफरेंट डिफरेंट पैचेस लगा लेता है। तो वो कह रहा है कि अभी इटली इसी टाइप का है कि एक सिंगल इटली के ऊपर बहुत सारे रूलर्स और एम्पायर्स का रूल है, मतलब वो एक टाइप का पैच वर्क है। तो अब इस पैच वर्क को निकाल के हमें एक सिंगल इटली बनाना है। तो ये जो पैच वर्क है ना ऑफ द स्मॉल स्टेट्स ऑफ किंगडम, ये हम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो इट मीन्स मेज़नी ने ड्रीम देखा और उस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए उसने 1831 में लिंगुरिया के अंदर रेवोल्यूशन करने का ट्राई किया। फिर उसने सीक्रेट सोसाइटीज़ भी बनाया और फ़िलोसफिकल लेवल पे भी उसने पीपल्स को मोटिवेट किया। इवन 1831 में और 1848 में जो रेवोल्यूशन हो रहे थे, जिसकी हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में डिस्कशन भी किया था कि फ़्रांस में जब वो चीज़ स्टार्ट हुई थी तो उसका इम्प्रेशन और भी एरियाज़ में गया था। तो ये जब फेल हो गया, ओके, अदर पार्ट्स ऑफ इटली में मेज़िनी ने इसको करने का स्टार्ट किया और उसको जब फेलियर मिल गया तो एक चीज़ निकल के आई कि अब इसमें किसी एक पावरफुल पर्सन का इनिशिएटिव चाहिए। पावरफुल पर्सन मतलब एक ऐसा, जैसे लाइक जर्मनी के केस में हम लोग बात करें तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक लेवल पे यूनिफिकेशन हुआ और फिर लिबरल क्लास ने भी यूनिफिकेशन करने का ट्राई किया बट वो फेल हो गए। और अल्टीमेटली प्रशिया के इनिशिएटिव में, मतलब प्रशिया वाज द पावरफुल एम्पायर एट दैट टाइम, तो उसके इनिशिएटिव में जब स्टार्ट हुआ जर्मनी का यूनिफिकेशन तो वो अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो गया। तो इसी तरीके से जब इटली का यूनिफिकेशन 1831 और 1848 के बाद फेल हो गया तो उसके बाद ये रियलाइज़ करने लगा कि कोई एक पावर होना चाहिए हमारे बैक में। और उसका इनिशिएटिव कौन लेगा? उसका इनिशिएटिव लेगा सार्डिनिया पीडमोंट, जिसके रूलर हैं विक्टर इमैनुअल सेकेंड। अब इन्हीं के इनिशिएटिव में क्या होगा? इटली का यूनिफिकेशन होगा। और मैंने आपको बताया भी कि सिर्फ सार्डिनिया पीडमोंट ही एक ऐसा एरिया था जो इटालियन प्रिंसली हाउस था, है ना, जहाँ पे इटालियन के प्रिंसली हाउस के पीपल्स रूल करते थे। अदरवाइज़ बाकी पार्ट्स पे तो कोई ना कोई फॉरेनर ही रूल कर रहा है। तो इसीलिए इमैनुअल विक्टर का ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है कि उनके अंडर में इटली का यूनिफिकेशन हो, क्योंकि वो इटालियन है। ओके, देन अब बात करते हैं काबूल की। तो अब काबूल के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये कोई रेवोल्यूशनरी नहीं है और ना ही कोई डेमोक्रेटिक है, और इवन ये एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है और एजुकेटेड मेंबर्स है इटालियन एलिट क्लास का। और इवन ये खुद इटालियन लैंग्वेज को नहीं बोल पाता, ये खुद फ्रेंच लैंग्वेज बोलता है, बट उसके बाद भी ये इटली यूनिफिकेशन का एक बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है। ओके, इवन इसने अपने डिप्लोमेटिक हेल्प के थ्रू ऑस्ट्रिया को डिफीट किया फ्रांस की हेल्प से। आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं फिर से बताता हूँ। जैसे जर्मनी के सब का नेबर में सबसे बड़ा नेबर था उसका फ्रांस। फ्रांस नहीं चाहता था कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हो। क्यों? क्योंकि अगर फ्रांस, तो प्रॉब्लम ये थी कि जैसे जर्मनी के नेबर में फ्रांस था, तो फ्रांस नहीं चाहता था कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हो और उसके बॉर्डर लाइन पे कोई पावरफुल कंट्री बैठे। सेम उसी तरीके से ऑस्ट्रिया का बाउंड्री इटली के साथ शेयर होता है, तो ऑस्ट्रिया भी नहीं चाहता था कि उसकी बाउंड्री पर कोई पावरफुल स्टेट बैठे। तो दैट इज़ वाई ऑस्ट्रिया रेगुलरली इंटरप्शन रखता था इटालियन पॉलिटिक्स के अंदर। तो इसको मतलब इटालियन पॉलिटिक्स से बाहर निकालने के लिए इटली को ऑस्ट्रिया को डिफीट करना बहुत ज़रूरी था। और काबूल ने क्या किया? काबूल ने फ्रांस का हेल्प लेके ऑस्ट्रिया को डिफीट किया और उसको अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स से बाहर निकाला। इंटरनल पॉलिटिक्स मतलब जैसे मैंने को स्टार्टिंग में बताया था कि जो नॉर्थ वाला एरिया है ना वो ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में है ना, तो इट मीन्स वो नॉर्थ से इटली की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता रहता था। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे। अब आते हैं हमारे मेन हीरो मतलब ग्राउंड रियलिटी हीरो, कॉमन मैन। गैरिबाल्डी एक जस्ट लाइक अ कॉमन पर्सन। ओके, अब ये ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जो कोस्टल ट्रेड और सेलर इन मर्चेंट नेवी में से बिलोंग करते थे। मतलब मर्चेंट नेवी में सेलर थे या फिर कोस्टल ट्रेड
से की एक्टिविटी में बिलोंग करते थे। ओके, देन 1833 के ड्यूरेशन में गैरिबाल्डी ने मेज़िनी को ज्वाइन किया और उससे मिला, और उसने यंग जो इटली मूवमेंट जो मेज़िनी चला रहा था उसके अंदर उसने पार्टिसिपेट भी किया था। ओके, और जो रिपब्लिकन अपराइजिंग हुआ था पीडमॉन्ट के अंदर 1834 में, उसके अंदर भी पार्टिसिपेट किया था। बट ये जो रेवोल्यूशन था ना, उसको अपराइजिंग था, उसको सप्रेस कर दिया, और सप्रेस करने के बाद जो गैरिबाल्डी था वो बाद में साउथ अमेरिका चला गया। ओके, मतलब इटली से वो साउथ अमेरिका चला गया और वहीं पे 1848 तक रहा। ओके, बट इवन वो इटली वाला एरिया जो है ना उसको छोड़ के साउथ अमेरिका चला गया, बट इसका जो ड्रीम था कि इटली को यूनिफाई करना है, यूनिफिकेशन करना है, उसको कभी उसने फॉरगेट नहीं किया। और जैसे ही उसको लगा कि अब मेरी ज़रूरत है, अब मेरी ज़रूरत मतलब कि जब विक्टर इमैनुअल सेकेंड ने एफर्ट स्टार्ट कर दिया कि हमें इटालियन जो स्टेट्स हैं उनको यूनिफिकेशन करना है, उस टाइम पे गैरिबाल्डी फिर से साउथ अमेरिका से वापस आया और उसने ग्राउंड लेवल पे इमैनुअल विक्टर का हेल्प किया अपने आप से। ऐसा नहीं हुआ कि विक्टर इमैनुअल सेकेंड ने उसको इनवाइट किया, ये खुद आया था। ओके, तो 1860 में गैरिबाल्डी अपने फेमस एक्सपीडिशन 1000 टू साउथ इटली के थ्रू उसने क्या किया, इटली में एंटर किया। और ये जो इसकी आर्मी थी उसको हम लोग रेड शर्ट्स भी कहते हैं। अब ये जो इसके अंदर जो आर्मी थी ना जिसको गैरिबाल्डी ने लीड किया, इसके अंदर सारे के सारे वॉलेंटियर्स थे, ऐसा नहीं था कि ये फुल टाइम आर्मी थी। ओके, तो इसमें सारे के सारे वॉलेंटियर्स थे और इन्होंने क्या किया, स्पेनिश रूलर को डिफीट किया और जो 2 सिसिली किंगडम्स थे स्पेन के बूर्बो डायनेस्टी के कंट्रोल के अंदर, उसको फ्री करा के इटली के अंदर, इटली मतलब वही सार्डिनिया पीडमॉन्ट के अंदर मर्ज करा लिया। अब सेकंड थिंग, 1867 में गैरिबाल्डी ने क्या किया, रोम पे अटैक किया। अब आपको बताया था मैंने कि रोम किसके कंट्रोल में था, रोम पोप के कंट्रोल में था। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि रोम के अंदर ही फ्रांस की आर्मी भी अपॉइंटेड थी जो क्या कर रही थी, पोप को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी। तो अल्टीमेटली गैरिबाल्डी ने क्या किया, फ्रेंच आर्मी और पेपल ट्रूप्स मतलब पोप की आर्मी, उस दोनों की आर्मी को डिफीट किया। और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि 1870 में क्या हुआ था, जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था। और जर्मनी का यूनिफिकेशन करने के टाइम पे क्या हो गया था, रशिया ने फ्रांस को डिफीट किया। तो जब 1870 के अंदर जर्मनी मतलब रशिया और फ्रांस की बीच में फ़ाइट हो रही थी ना, तो फ्रांस ने अपनी आर्मी जो उसने पेपल स्टेट्स मतलब रोम के अंदर अपॉइंट की थी उसको वापस बुला लिया। तो जैसे ही उसको वापस बुलाया ना, तैसे ही फ्रांस में पोप की जो सिचुएशन थी वो डाउन हो गई और अल्टीमेटली जो पोप वाला स्टेट था यानी रोम, उसने इटली को ज्वाइन कर लिया और इटली का यूनिफिकेशन हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।